प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इस शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत अब किसी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है। भारत अब किसी भी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है और यह अपनी विदेश नीति तथा अन्य नीतियों के संचालन में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसकी प्रभुसत्ता इसकी जनता में निहित है और राष्ट्रकुल की सदस्यता किसी भी प्रकार से इसकी प्रभुसत्ता पर आघात नहीं करती, क्योंकि यह पूर्णतः स्वैच्छिक है। मतलब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी विदेशी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। दूसरा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक इसका क्या मतलब जी? लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत सरकार की शक्ति का स्रोत यहाँ की जनता है। लोकतंत्रात्मक इस बात की तरफ संकेत करती है कि भारत सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत सरकार की शक्ति का स्रोत यहाँ की जनता है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता उन्हें अगले चुनाव में चाहे तो हटा सकती है। पूरे विश्व में दो प्रकार की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित है। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। पूरे विश्व में दो प्रकार की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित है। पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में दूसरा जो है, भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष सेकुलर, SECULAR, सेकुलर, SECULAR, सेकुलर। पंथ निरपेक्ष शब्दावली को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य का से अर्थ ये होता है, या पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय ऐसे राज्य से होता है जो किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में घोषित नहीं करते।
जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में घोषित नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं। धर्म व्यक्तिगत आस्था है या धर्म व्यक्तिगत विषय है, राज्य का नहीं। धर्म जो है व्यक्तिगत विषय है, राज्य का नहीं। चौथा है समाजवादी। समाजवादी, सोशलिस्ट, SOCIALIST, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। यह नियंत्रण कम या अधिक हो सकता है। साम्यवादी समाज में यह नियंत्रण अधिक कठोर होता है, परंतु लोकतांत्रिक समाज में यह अपेक्षाकृत कम कठोर होता है। भारत ने बीच का मार्ग अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। इस प्रकार भारत का समाजवाद नेहरू की अवधारणा पर आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो मार्क्सवाद से भिन्न है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39B-39C से समाजवादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, क्योंकि ये आर्थिक संसाधनों के समान वितरण पर जोर देते हैं। गणराज, रिपब्लिक, गणराज, रिपब्लिक, गणराज शब्द इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, वंशानुगत राजा नहीं। इसके विपरीत इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब भारतीय उद्देशिका के उद्देश्य क्या हैं, इसको भी हम जानेंगे। भारतीय संविधान का उद्देश्य। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य जनता को 4 प्रकार के अधिकार दिलाना है। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? जनता को 4 प्रकार के अधिकार को दिलाना है। पहला क्या है? न्याय। न्याय में क्या क्या आ जाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में किस चीज़ की स्वतंत्रता? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मत की स्वतंत्रता, विचार, मत, विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता है। समानता तीसरा है, समानता। समानता में क्या है? पद एवं अवसर की समानता, समानता, पद व अवसर की समानता। बंधुत्व, बंधुत्व, बंधुत्व ये क्या है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता। अब उद्देशिका में संशोधन, उद्देशिका में संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह स्पष्ट कर दिया था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, अतः उसमें भी संविधान के अन्य भागों की तरह संशोधन किया जा सकता है, परंतु उद्देशिका का जो भाग संविधान के मौलिक ढांचे से संबंधित है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में इस बात को माना था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, अतः उसमें भी संविधान के अन्य भागों की तरह संशोधन किया जा सकता है, परंतु उद्देशिका का जो भाग संविधान के मौलिक ढांचे से संबंधित है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती।